हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र सिंह आज एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ सॉल्यूशन चैप्टर का एक नया टॉपिक लेकर, जिसके अंदर अपन चर्चा करेंगे हेनरी लॉ, रावल लॉ और डाल्टन्स लॉ। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर के हेनरी लॉ के ऊपर, यानी कि हेनरी लॉ क्या होता है। हेनरी लॉ at constant temperature the solubility of gas directly proportional to partial pressure of gas present above surface of liquid or solution। यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो उस गैस के जो गैस की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड के अंदर, वो उस गैस के जो पार्शियल प्रेशर है जो कि उन लिक्विड की सरफेस के ऊपर लगाया गया है उसके डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी से मतलब है किसी भी सॉल्यूट के क्या मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोल फ्रैक्शन ये क्या है, एक सॉल्युबिलिटी है गैस की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं काई इज इक्वल टू के पी, या फिर पी इज इक्वल टू 1/k काई। इस 1/k को अपन हेनरी कांस्टेंट के रूप में लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू के एच काई। ये क्या है, अपना हेनरी लॉ है। यहाँ के एच क्या है, हेनरी कांस्टेंट, क्या है, हेनरी कांस्टेंट। इस के एच का सीधा मतलब है कि के एच की वैल्यू अधिक होगी तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी, और के एच की वैल्यू अधिक होगी तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी, और के एच की वैल्यू कम होगी, सॉरी के एच की वैल्यू अधिक होगी तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी। यानी कि ये जो के एच है ये गैस की सॉल्युबिलिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो रहा अपना हेनरी लॉ। इसके कुछ एप्लीकेशन हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, यानी कि अपने जो डेली लाइफ में हेनरी लॉ के क्या क्या यूजेज हैं, डेली लाइफ में हेनरी लॉ के क्या क्या यूजेज हैं। तो नंबर 1 क्या है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको हाई प्रेशर पर क्या किया जाता है, डिजोल्व किया हुआ होता है उसको। तभी तो अपन जो सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं उनका ढक्कन खोलते हैं तो फटाक से खुलता है, क्योंकि उसमें क्या है कि हेनरी लॉ अप्लाई किया हुआ होता है। उसमें हाई प्रेशर पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लिक्विड के अंदर डिजोल्व की हुई होती है। तो क्या होता है कि टू इंक्रीज द solubility of CO2 in soft drinks, use the
हेनरी लॉ, यानी कि हेनरी लॉ और एट हाई प्रेशर। हेनरी क्या कहता है कि जितना ज़्यादा प्रेशर अपन अप्लाई करेंगे, जितना ज़्यादा जो गैस की सॉल्युबिलिटी है, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना गैस की सॉल्युबिलिटी जो है लिक्विड के अंदर वो अधिक होगी। दूसरा क्या है, जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं, स्क्यूबा डाइवर्स इन डीप वाटर, जो समुद्री गोताखोर होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि जो उनमें बैंड्स की परेशानी होने लगती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस के उनके ब्लड के अंदर क्या बनते हैं, बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, कैपिलरीज में क्या बन जाते हैं, बैंड बन जाते हैं। तो उस समस्या से निजात पाने के लिए वो एक टैंक या गैस का मिक्सचर यूज करते हैं, यानी कि कौन कौन सी गैस होती है, एक तो हीलियम होती है, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो वो क्या डीप सी में जाते हैं वो स्क्यूबा डाइवर्स, तो वो क्या है, प्रेशर ज़्यादा रहता है। प्रेशर ज़्यादा रहता है तो नाइट्रोजन जो गैस है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा घुल जाती है, यानी कि प्रेशर ज़्यादा होगा तो किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो अधिक होगी। क्योंकि प्रेशर अधिक होगा डीप वाटर के अंदर, जितना अपन गहराई में जाते हैं क्या हो जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है, तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो ब्लड के अंदर क्या बढ़ जाती है। तो जैसे ही वो जो स्क्यूबा डाइवर्स हैं ऊपर आते हैं तो प्रेशर कम होता है, तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो जो नाइट्रोजन गैस है उसके बबल्स बन जाते हैं कैपिलरीज के अंदर, तो वहाँ बैंड बनने की समस्या रहती है, यानी कि शरीर को दर्द महसूस होने लगता है। तो उससे निजात पाने के लिए हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिक्सचर का जो स्क्यूबा डाइवर्स हैं वो यूज करते हैं। यानी कि ओवरऑल चल क्या रहा है, हेनरी लॉ चल रहा है। हेनरी लॉ क्या है कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा किसी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड के अंदर, गैस की सॉल्युबिलिटी जो है लिक्विड के अंदर वो उतनी ही ज़्यादा होगी जितना अधिक प्रेशर होगा। ऐसे ही थर्ड है हाई एल्टीट्यूड पर, अपन जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड, जैसे अपन ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होता है, प्रेशर कम होता है, तो जो ऑक्सीजन की डिजोल्व होने की जो कैपेसिटी है वो कम होती जाती है, तो अपन जो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है बॉडी को मिल नहीं पाती, तो जो माइंड है वो प्रॉपर वर्किंग नहीं करता, तो क्या परेशानी हो जाती है, अनोक्सिया की परेशानी हो जाती है। अनोक्सिया क्या होता है, अनोक्सिया यानी कि माइंड क्लियरली वर्क नहीं कर पाता। पेड़ है, ऐसा लगता है यानी पेड़ कोई टाइगर दिख जाए, टाइगर पेड़ जैसा दिख जाए, यानी कि क्लियर विजन नहीं आता, माइंड जो है प्रॉपर वर्क नहीं करता है। तो हाई एल्टीट्यूड द solubility of oxygen in blood decrease and create anoxia। अनोक्सिया क्या है, माइंड इज नॉट वर्किंग क्लियरली, दिमाग सही से काम नहीं कर पाता। कोई प्लांट्स है वो टाइगर जैसा दिख सकता है, टाइगर प्लांट जैसा दिख सकता है, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन माइंड को मिल ही नहीं रही है। तो देखो सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर हाई प्रेशर पर CO2 को डिजोल्व किया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, तो यहाँ हेनरी लॉ अप्लाई किया हुआ है। स्क्यूबा डाइवर्स हैं वो अंदर जाते हैं डीप सी के अंदर, तो वहाँ प्रेशर अधिक होता है, तो नाइट्रोजन जो गैस है ब्लड के अंदर घुल जाती है। जैसे ही ऊपर आते हैं तो नाइट्रोजन के ब्लड के अंदर बबल्स बनते हैं, तो शरीर में दर्द होने लगता है। तो उससे निजात पाने के लिए हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज करते हैं। थर्ड है हाई एल्टीट्यूड, ऊंचाई पर जाते हैं पहाड़ी वगैरह पर, तो वहाँ प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होगा
तो ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर डिजोल्व कम होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, बॉडी को जो है ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाएगी, ब्लड के अंदर डिजोल्व हो नहीं पाएगी, तो अनोक्सिया की प्रॉब्लम होगी, यानी कि जो माइंड है वो इज नॉट वर्किंग क्लियरली, सही से काम नहीं करेगा। तो ये तो हेनरी लॉ और इसके कुछ एप्लीकेशंस हुए। अब अपन बात करते हैं राउल लॉ के ऊपर। हेनरी लॉ यहाँ तक कंप्लीट है, इसके बाद अपन बात करते हैं राउल लॉ। अब बात करेंगे अपन राउल लॉ के ऊपर। राउल लॉ, राउल लॉ क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए सॉल्यूशन for volatile liquid, a solution of volatile liquid, यानी कि वाष्पशील जो लिक्विड है उनके लिए राउल लॉ दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि द पार्शियल वेपर प्रेशर, वाष्पशील है, पार्शियल लिक्विड्स के लिए दिया है राउल ने, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन is directly proportional to mole fraction of each component of the solution respectively। तो राउल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो मोल फ्रैक्शन है, यानी कि कोई सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट हैं, तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर है P1 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंपोनेंट एक है उसका जो मोल फ्रैक्शन है वो Chi1 है, तो अपन, और P2 है जो सेकंड कंपोनेंट है उसका पार्शियल प्रेशर P2 है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Chi2 के। P1 इज इक्वल टू P01 Chi1 और P2 इज इक्वल टू P02 Chi2, यानी कि जो P1 कंपोनेंट है उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो कंपोनेंट 1 के जो मोल फ्रैक्शन हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो कंपोनेंट P2 है उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन Chi2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ वेयर P01 and P02 are partial pressure of each component, यानी कि P01
कंपोनेंट 1 का पार्शियल प्रेशर है और P02 कंपोनेंट 2 का पार्शियल प्रेशर है। तो ये हुआ अपना राउल लॉ। अब अपन इससे रिलेटेड ही बात करेंगे डाल्टन लॉ के ऊपर। तो ये जो राउल लॉ था ये किसके लिए था? वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए। इसके लिए वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए। अब अपन चर्चा करने वाले हैं डाल्टन्स लॉ के ऊपर। तो डाल्टन लॉ क्या होता है? डाल्टन्स लॉ सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर तीनों ही लॉ, हेनरी लॉ, राउल लॉ और डाल्टन लॉ, तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। डाल्टन लॉ क्या कहता है कि द पार्शियल प्रेशर of the partial pressure of the solution is the sum of the partial pressure of each component। यानी कि जो सॉल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर है, सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर P टोटल जो है वो ईच कंपोनेंट का सम होता है। यानी कि दो कंपोनेंट हैं तो दोनों का जो पार्शियल प्रेशर है पहले वाले का P1 और दूसरे वाले का P2, यानी कि दोनों के पार्शियल जो प्रेशर है उसके सम के बराबर होता है किसका? सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर। ठीक है। अच्छा, अपन इसको आगे डेरिवेट करें फ्रॉम किससे? फ्रॉम राउल लॉ से। फ्रॉम राउल लॉ। तो राउल लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? P1 क्या था? P1 इज इक्वल टू P01 Chi1 और P2 क्या था? P02 Chi2। यही था, ये राउल लॉ था। तो अपन राउल लॉ से डाल्टन लॉ को अगर अपन आगे बढ़ाएं तो क्या बढ़ेगा? P टोटल जो सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? P1 की जगह ये लिख दो P01 Chi1 प्लस P2 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? P02 Chi2, ये लिख सकते हैं। अपन क्या जानते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में? अपन क्या जानते हैं? मोल फ्रैक्शन के बारे में क्या जानते हैं? यानी कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है अलग अलग कंपोनेंट के, उनका टोटल क्या होता है? उनका सम क्या होता है? 1 के बराबर होता है। यानी कि Chi1 प्लस Chi2 इज इक्वल टू क्या होता है? 1। तो अपन Chi1 की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस Chi2। तो इसमें अपन P01 और Chi1 की जगह लिख देते हैं 1 माइनस Chi2 प्लस P02 Chi2, P01 माइनस P01 Chi2 प्लस P02 Chi2। इसको आगे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं P01 प्लस P0, ये P01 यो की तो लिख दिए, यहाँ इसको पहले लिख लेते हैं P02 Chi2, फिर इसको माइनस करके यहाँ लिख देते हैं P01 Chi2। अपन इसको P01 प्लस इसमें से कॉमन ले लेते हैं अपन क्या? Chi2, P02 माइनस P01, ये क्या है? P टोटल।
तो इस तरह से डाल्टन लॉ जो है और रावल लॉ एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो अपन ने आज तीनों ही रूल्स का अध्ययन किया, हेनरी लॉ, रावल लॉ और डाल्टन लॉ। तीनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, काफ़ी इनका यूजेज है सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके अच्छे से समझ में आए होंगे।